आज विश्व कठपुतली दिवस है। अभी हम खड़े हैं भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में। न जाने कलाकार कितने ही वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी इस कला को और बढ़ाने के लिए देश को और दुनिया को पपेट के माध्यम से, कठपुतली के माध्यम से जो है संदेश देते हैं। एक कलाकार अपना पूरा जीवन निकाल देता है इस पूरी कला के माध्यम से। एक कला के साथ में ऐसा नहीं एक ही कला जुड़ी होती है, एक कला के साथ में अनेकों कलाएं जुड़ी होती है। आप देख सकते हैं कि कठपुतली क्या कुछ कह रही है। कठपुतली कहती है कि मेरे हाथ पैर मुंह सभी बंधे हुए हैं। कठपुतली उन गुलामी की दशाओं को दर्शाती है कि मेरी डोर किसी और के हाथ में है, मैं जो कोई और चला रहा है, मैं किसी और के इशारों पे चलती हूँ। आज कठपुतली विश्व कठपुतली दिवस है। इसी उपलक्ष्य में आज कलाकारों से हम मिलने आए हैं। क्या कलाकार इस देश और दुनिया को बड़ा संदेश देने वाले कलाकार, उनकी स्थिति क्या है, वो किस तरह से अपना दिनचर्या करते हैं, और देश और दुनिया में कलाकारों की आज वर्तमान में स्थिति क्या है। कठपुतली से जुड़े हुए सभी कलाकार आज हमारे बीच में हैं, उनसे हम संवाद करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे बीच में कठपुतली कलाकार जगदीश पालीवाल जी हमारे बीच में है, जो आपको कठपुतली के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताने वाले। स्वागत। कठपुतली एक ऐसी विधा है जो आजकल स्कूलों में भी चलाई जा रही है। कठपुतली के माध्यम से आजकल स्कूल में पढ़ाई भी चल रही है, क्योंकि कठपुतली नाटक चलते हैं जो दस्ताना में, उससे बच्चे सीधे उसको देखते हैं और जो कठपुतली क्या संदेश देना चाह रही हैं वो सीधे बच्चों तक पहुंच जाता है। पढ़ाई में भी आजकल सरकार ने कहा है कि कठपुतली को जोड़ा जाए, इसलिए मैं सरकार का सत्कार करता हूं, आदर करता हूं, क्योंकि नागौर जिले में कुछ कुछ स्कूलों में इस कठपुतली विधा को लागू कर दिया है। इसके माध्यम से बच्चे अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं और इनसे क्या कोई मानसिक अगर परेशानी है किसी को, तो कठपुतली उसको सीधा करके उसको सीधा बता देती है और ऐसी सी बीमारी भी से समाप्त होने जा रही है, कठपुतली विद्या के माध्यम से कर रहे हैं। अब हम आपसे निवेदन कर रहे हैं श्रीमान गोपाल जी भाई साहब, जो कठपुतली चलाते हैं, बनाते हैं और इस पर नाटक भी करते हैं। श्रीमान गोपाल जी भाई साहब। तो आप देख सकते हैं कि भाई साहब ने बताया, पालीवाल जी ने, कि कठपुतली एक ऐसी विधा है। कठपुतली बहुत सारे विषयों को दर्शाती है, सामाजिक रूढ़ियों को दर्शाती है, सामाजिक विकास को दर्शाती है, राजनीतिक विषय को दर्शाती है, साहित्यिक विषय को, और सांस्कृतिक, खेल, मनोरंजन, अनेकों विधाओं को ये कठपुतली जो है खेल दर्शाती है। पपेट के माध्यम से पर्दे के पीछे रहने वाले कलाकार, जिनको आज दिन तक बहुत कम आपने देखा होगा, और कठपुतली नृत्य के बाद, समापन होने के बाद कठपुतली ही याद रहती है, वो कलाकार याद नहीं रहते। तो मैं सबसे पहले भाई साहब, नाम? रोशन जी, जो इस कठपुतली का पूरा तबले के माध्यम से और कप के माध्यम से जी, हाँ जी, आप स्वागत है। किस प्रकार से आप कलाकारों को संवर्धन करते हैं? ये कठपुतली कला को, इसको नचाने के लिए इसके साथ वाद्य यंत्रों का और गाने का, जैसे ढोलक है, हारमोनियम है, जलतरंग है, और ये गाने वाले से लगाकर उनके द्वारा ये उनके गाने बजाने से वो ये नची जाती है, नृत्य किया जाता है। आज के ज़माने में, बदलते दौर में, जहाँ की केवल मोबाइल और बच्चों को एक मोबाइल की तरफ ही एक अग्रसर हो रहे हैं, और इस कठपुतली के माध्यम से बच्चों को एक नई दिशा दी जा सकती है, और कम से कम उनको इस मोबाइल के दौर से निकाल कर एक नए आर्ट की तरफ और उनका रुझान हो सकता है। कितने सालों से आप ये बजा रहे हैं? ये मैं ये बजा रहा हूँ, कम से कम 20 साल होगा मुझे। पिताजी भी बजाते थे? जी। कितने पीढ़ियों से बजा रहे हैं? मैं यहाँ मेरी दूसरी तीसरी पीढ़ी से था। जी जी, अनेकों साल हो गए। जी सर। विश्व कठपुतली दिवस पर हमारे साथ में आज नगर के वरिष्ठ पत्रकार मुनीश अरोड़ा जी हमारे साथ में हैं। विश्व कठपुतली दिवस पर जहाँ कठपुतली कहती है कि मेरे हाथ बंधे हैं, मेरे पैर बंधे हुए हैं, मैं किसी के इशारों पर नाचती हूँ। आज उन कलाकारों के बारे में बात करेंगे जो इस विधा को चलाते हैं। न जाने लाखों करोड़ों ऐसे कलाकार है पूरे विश्व में। भारत में तो स्थिति क्या है, उससे मुनीश अरोड़ा जी हमको अवगत कराएंगे कि ऐसे कलाकारों की आज की स्थिति क्या है। स्वागत है आप।
देखिए, आप कठपुतली पे जो लोक कला है इसको लेकर जो लोक कलाकार इसमें लगे हुए हैं उनकी जीवन शैली के ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं। ये सच है कि लोक कलाएं हमें मार्गदर्शन देती हैं, हमारे इतिहास को बताती हैं, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, समाज में कौन सी रूढ़ियाँ हैं, उन रूढ़ियों को कैसे तोड़ना है, इस बारे में बताती हैं। लोक कलाओं को जीवित रखना इन लोक कलाकारों के हाथ में है, मगर जिस लोक कला को वो जीवित रख रहे हैं उसी पर उनका जीवन भी सरवाइव कर रहा है, उन्हीं पर उनका जीवन निर्भर है, उनकी आजीविका निर्भर है। मगर लोक कलाओं से जो जीवन शैली एक सामान्य नागरिक को उपलब्ध होनी चाहिए वो इन लोक कलाकारों को उपलब्ध नहीं हो पा रही। ये एक बड़ा दर्द है, दर्द का विषय इसलिए है क्योंकि लोक कलाकार अपनी बात सरकार तक पूरी तरह से पहुंचाने में सक्षम नहीं है, कोई इनका संगठन नहीं है, कोई इनके लिए बोलने वाला नहीं है। ये अपने बलबूते पर अपने जो विरासत में लोक कलाएं इन्होंने प्राप्त की हैं उसको आगे बढ़ा तो रहे हैं। मैंने ऐसे लोक कलाकार देखे हैं जो मत प्राय हो रहे हैं और लोक कलाएं बिल्कुल विलुप्त होने के कारागार पे पहुंच गई है। हालांकि लोक कला मंडल अपने उदयपुर में है, वहाँ पे कठपुतली को लेकर के काफ़ी देश विदेश के लोग देखने आते हैं, पर्यटन का एक मुख्य केंद्र है। मगर क्या लोक कला मंडल ने जो कलाकार हैं उनके सर्वाइवल पर ध्यान दिया, या कोई ऐसा संगठन जो लोक कलाकारों के जीवन की पद्धति को, उनकी शैली को इम्प्रूव कर सके? ऐसा कोई, हालांकि राज्य सरकारें समय समय पे बनाती हैं, मगर जो अधिकारी वर्ग है उनका ध्यान इस ओर बिल्कुल भी नहीं है। ये ध्यान देना लेबर डिपार्टमेंट का काम है। लेबर डिपार्टमेंट एक चुनाई वाले के लिए पैसा इकट्ठा करता है, एक अन्य लोगों के लिए पैसा इकट्ठा करता है, मजदूरों के पैसा इकट्ठा करता है, मगर इन लोक कलाकारों के लिए क्या है? ना तो वो मजदूरों में आते हैं, ना वो इसमें आते हैं, सामान्य उस पेशे के अंदर आते हैं। तो इनके लिए जो नियम बनने चाहिए, एक जो श्रमजीवी कानून होने चाहिए, वो श्रमजीवी कानून इनके लिए नहीं है, क्योंकि ये लोक कलाकार है। अब लोक कलाकारों की स्पेसिफाइड श्रेणी सरकार को निर्धारित करनी चाहिए, उनके मानदेय के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और ये जितने बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे सूरज कुंड में हुआ, हथनी कुंड में हुआ, या उदयपुर में हुआ, या जितने सांस्कृतिक केंद्र हैं, ये मेले तो करते हैं, उनमें 5 में 10-10 दिन, 15-15 दिन के प्रोग्राम करते हैं, मगर लोक कलाओं के लिए इस तरह का प्रोग्राम, कठपुतली हो गई या भयरूपी हो गए या अन्य जो प्रकार की विधाएं लोक कला की हैं वो मृत हो रही हैं, उनको सर्वाइवर के लिए उन्होंने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। तो मेरा ये अनुरोध है, जितने भी सांस्कृतिक केंद्र हैं उनमें इन लोक कलाओं को भी कॉपरेट किया जाए। अगर ये लोक कलाएं उसमें कॉपरेट होंगी तो नेचुरल उन पे बार बार सेमिनार होंगे, विश्वविद्यालयों में सेमिनार होंगे, लोक कलाकार और उत्पन्न होंगे, उच्च श्रेणी के उत्पन्न होंगे। अभी प्रधानमंत्री जी ने एक प्रोग्राम किया था, उसमें जो वर्तमान में जो यूट्यूब के ऊपर विभिन्न प्रकार के लोग काम कर रहे हैं, अपनी शैली को बढ़ा रहे हैं, सरकार की उपलब्धियों को बढ़ा रहे हैं, तो क्यों नहीं इन लोक कलाकारों का उपयोग भी सरकार करती है? ये भी तो वो एक माध्यम है। सरकार जब अन्य माध्यमों को प्रचार प्रसार के लिए आगे बढ़ा रही है तो इन लोक कलाकारों को भी प्रचार प्रसार के लिए आगे बढ़ाना चाहिए, इनको उत्तम साधन दिए जाना चाहिए, इनके लिए बैंकों से लोन होने चाहिए, ताकि ये जगह जगह जाकर अपने प्रोग्राम, सर्कस अपना एक प्रोग्राम करता है ना, तो कि लोक कलाकार क्यों नहीं कर सकते? लोग कठपुतली वाले उस तरह का प्रोग्राम सर्कस की तरह का क्यों नहीं कर सकते? इसमें तो कोई जानवर भी यूज नहीं हो रहा। तो मेरा ये मानना है कि लोक कलाकारों की उन्नति के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी जीवन शैली को आगे बढ़ाने के लिए, उनके परिवारों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को विश्वविद्यालयों से ये अनुरोध करना चाहिए कि वो इसमें मंथन करें कि लोक कलाएं को कैसे जीवित रखा जाए और लोक कलाएं किस तरह से एक अंग बने शिक्षा का, और लोक कला के साथ साथ लोग उनसे जुड़ें। अगर लोग जुड़ेंगे और स्टूडेंट जुड़ेगा तो वो लोक कलाओं को समझेगा, और लोक कला समझेगा तो उसका ज्ञान बढ़ेगा, वो लोक कलाओं के प्रति आकर्षित होगा। उसमें एक जैसे कहते हैं ना कंपटीशन, एक ब्रांड बनने की
वजह पैदा होगी। और अगर ब्रांड बनेगा तो नेचुरल है कि वो ब्रांड आगे बढ़ेगा। और मेरा ये मानना है कि विदेशों में भी ये लोक कलाएं जानी चाहिए, इनके टूर होने चाहिए, उनके प्रोग्राम्स वहाँ ऑर्गेनाइज होने चाहिए, तो लोक कलाएं आगे बढ़े। ये जीवित रखने का काम समाज का है, समाज में विश्वविद्यालयों का है, संस्कृति केंद्रों का है, लोक कला मंडल जैसी संस्थाओं का है, और भी जो संस्थाएं जो लोक कला के क्षेत्र में काम कर रही हैं वो पूर्ण रूप से इसके ऊपर ध्यान दें। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाला टाइम इन लोक कलाकारों के लिए अच्छा होगा, इनको अच्छी जीवन पद्धति, जीवन निर्वाह के साधन मिलेंगे और ये लोक कलाएं और निखर के सामने आएंगी। जब अखबार में फोटो छपता है या कलाकार का कठपुतली डांस करते हुए उनका जब फिल्म बनती है, उस कलाकार का कहीं नाम नहीं होता। उस कठपुतली का जब फोटो देखता है तो कलाकार बड़ा खुश होता है कि जैसे उसको ऐसा लगता है दुनिया का खजाना मिल गया, लेकिन वो अपनी बात नहीं रख पा रहा है, वो अपनी व्यथा नहीं बता पा रहा। आखिर उसको किसने दबा रखा है? वो कठपुतली तो हाथ पैर बंधे हैं, लेकिन उसका क्या बंधा हुआ है, क्या लगता है आपको? मुझे नहीं लगता कि उसको किसी ने दबाया है, कोई दबाव है उसके ऊपर, किसी प्रकार का कोई दबाव उसके ऊपर नहीं है, ये सोचना गलत है। मगर उसके विकास के लिए जो आयाम स्थापित किए जाने चाहिए, जो साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए, जो सरकारी सोच होनी चाहिए, वो सोच की कमी है। अगर ये सोच डेवलप होगी कि हमें लोक कलाओं को जीवित रखना है, लोक कलाकारों को जीवित रखना है, तो सरकार को इसको ध्यान देना चाहिए। अपने जो बजट आते हैं उनमें इन लोक कला के लिए भी एक बजट का प्रावधान होना चाहिए। अगर बजट में प्रावधान होगा, विश्वविद्यालयों में इसके ऊपर संकाय खुलेंगे, तो नेचुरली लोग छात्र उसमें जाएंगे और लोक कलाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। ये एक अच्छी विधा है। कठपुतली कोई छोटी विधा नहीं है, बहुत महान विद्या है। उसके अंदर बोलना भी पड़ता है, उसके अंदर हाथ की उंगलियों का काम भी होता है, उसका ड्रेसअप भी होता है, उसमें संवाद भी होता है, जो संवाद पब्लिक से स्थापित किया जाता है। तो लोक कलाकारों जो इसमें काम कर रहे हैं कठपुतली के क्षेत्र में, वो कई विधाओं को मिलाकर काम कर रहे हैं। दूरदर्शन को इसके अंदर सहयोग देना चाहिए। अब तो बड़े बड़े चैनल्स आ गए हैं, जितने चैनल्स हैं बड़े बड़े, उनमें भी इनको लेकर के कोई प्रोग्राम हो, कोई सीरीज बने, तो नेचुरल ही ये लोक कलाएं आगे बढ़ेंगी। और जब ये लोक कलाएं किसी सीरीज में आएंगी, किसी उसका साधन बनेगी। आप शादी ब्याह में भी तो प्रोग्राम करते हो, तो क्यों ना कठपुतली का भी एक प्रोग्राम उसमें रखा जाए। बड़े बड़े लोग प्रोग्राम कराते हैं, डांस कराते हैं और प्रोग्राम कराते हैं। आजकल तो बर्थडे में भी जादूगरों का और इस तरह का प्रोग्राम करने का बड़े बड़े शहरों में प्रचलन चल पड़ा है। तो अगर कठपुतली का भी प्रचलन हो उन बर्थडेज में और उन शादियों में, उन सगाइयों में, तो नेचुरली एक मनोरंजन का एक नया आयाम पब्लिक को मिलेगा। बस शर्त है कि इसके लिए प्रॉपर प्रचार प्रसार हो और लोक कलाकार खुद आगे बढ़कर आएँ, अपना संगठन तैयार करें, अपनी बात को मुखरता से प्रेस के सामने रखें। ये तो आज आपने ठीक है भाई दर्द उठा लिया उनका, वरना इस पर बात कौन करता है? इस विधा को लेकर के कौन बात कर रहा है? आज जो दर्द है जो है उसको सामने, मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि वो उनके दर्द को सामने लाए और दिखाए कि आखिर लोक कलाकार किस, जो कठपुतली के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या बहरूपिया के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या अन्य साधन रूप में काम कर रहे हैं। जैसे होली पे चंग निकलती है, चंग के लोग, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी कला है जो एक विलुप्त प्राय होने वाली है। होली का मौसम क्योंकि आ गया तो चंग हम गली मोहल्लों में सुनने को मिल जाती है, गायक मिल जाते हैं। मगर क्यों नहीं वो विधा पूरी रूप से सब, अगर वो विधा के रूप में डेवलप हो और ये लोक कलाकार सारे इकट्ठे हों और उनको एक संरक्षण प्राप्त हो और सरकार की नीति हो, तो जरूर ये कलाएं आगे बढ़ेंगी और इनका भविष्य सुंदर होगा। मगर मैं अपेक्षा करता हूँ कि भारत में कोई चीज़ मरती नहीं है, एक फेज आता है वो विलुप्त होने के मगर वापस निकलती है। आज आपने ये मुद्दा उठाया है तो नेचुरली मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई ना कोई संस्थान, लोक कला मंडल, सरकार इस ओर ध्यान देगी और ये बात उन तक पहुंचेगी और इनको जीवित रखने के लिए वो जरूर प्रयास करेगी। आपको कलाकार के उज्जवल भविष्य के लिए आप क्या कामना करते हैं कि आज के दिन को ये एक पत्रकार, एक वरिष्ठ पत्रकार क्या चाहता है? मैं वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते पहले तो उनको आज के दिवस पर शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने इस महंगाई के दौर में भी अपनी कला को जीवित रखा है। इसके लिए वो कला शुभकामनाओं के पात्र हैं, वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने अपनी पेट की आग से आगे
इस कला को रखा है, अपने परिवार से आगे इस कला को जिंदा रखा है। मगर समाज का दायित्व भी है, शिक्षा का दायित्व भी है, सरकार का दायित्व भी है, हमारे मीडिया का भी दायित्व है कि वो इनको जिंदा रखें, इनको प्रोत्साहित करें। और मैं अपने पत्रकार साथियों से भी अपील करूंगा कि लोक कलाओं को लेकर वो बहुत कुछ लिखते रहें, तो इनके जीवन शैली और इनका जो जीवन निर्वाह का तरीका है, वो किस रूप में जी रहे हैं, वो किस किस अभावों का सामना कर रहे हैं, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दें, ताकि ये मुद्दा एक प्रमुख मुद्दा के रूप में सामने आ सके। विश्व कठपुतली दिवस के उपलक्ष्य में आज कलाकारों की समस्याओं को लेकर आज कलाकार किस स्थिति में है और उस कला का जो उसका लाभ है वो कौन ले जा रहा है, आज वो किस दर्द में है। हमारे बीच में बहुत ही सीनियर रहे पत्रकार साथी हैं जो आप स्वयं भी एक कलाकार हैं, भक्ति संगीत में अच्छे कलाकार हैं और कलाकारों की स्थिति के बारे में आपसे ज़्यादा कोई तो हमारे बीच में मनमोहन जी भट्टागर साहब है, उनका स्वागत है कि आज इस विश्व कठपुतली दिवस के उपलक्ष्य में आज कलाकारों के लिए 2 शब्द जरूर प्रेषित करें। नमस्कार सर और साहब गणेश जी, विश्व कठपुतली दिवस पर मैं आप सभी का स्वागत भी करता हूं और शहरवासियों को अभिनंदन और बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। सबसे पहले तो मैं कठपुतली के बारे में कहना चाहूँगा कि ये हमारे भारतीय संस्कृति है कि जो फिंगर से उन अटखेलियों कर करके एक समाज को संदेश देता आया है। कठपुतली से जो संदेश मिलता है वो एक मन लुभावना होता है, समाज को संदेश देने वाला होता है। और आज सबसे बड़ी बात तो ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी कठपुतलियों का प्रयोग होने लगा है। तो मैं तो ये जानता हूँ कि कलाकारों को, ये कठपुतली निर्माता जो होते हैं उनको सम्मान मिलना चाहिए कि उन्होंने इस विधा का एक प्रचलन लाया, उन्होंने इसका आविष्कार किया। कठपुतली के रूप में मैं जानता हूँ कि जिस तरह कठपुतली हम कहते हैं कि कठपुतली बन जाना, जैसे हम चाहेंगे नचाएंगे, तो आज के कलाकार भी उनको भी कठपुतली बना दिया गया है। मैं प्रशासन से, सरकार से भी निवेदन करूंगा कि कई कलाकार ऐसे हैं जो कोरोना के बाद में संघर्ष कर रहे हैं, उनके पास में कोई रोजगार भी नहीं है, वे छुटपुट छोटा मोटा काम कर करके कुछ न कुछ कर रहे हैं। कलाकार का मतलब ये होता है कि वो किसी भी आयोजन का सबसे बड़ा गहना होता है, आभूषण होता है। किसी भी कार्यक्रम को अगर वो खूबसूरत सुंदर बना रहा है तो ये कलाकार बना रहा है, चाहे वो गायक है, चाहे वो नर्तकी है, चाहे वो कठपुतली वादक है, हर कोई उसी तरह आकर्षित होता है। कलाकारों को अगर उचित सम्मान मिलेगा तो उनमें उत्साह आएगा और नई नई कलाकृति हमारे सामने आएगी। तो विश्व कठपुतली दिवस पर तो मैं कलाकारों को नतमस्तक होता हूँ। मैं स्वयं भी कलाकार हूँ, कलाकार नहीं। आज मैं एक बात और याद करता हूँ, आदरणीय लता दीदी को। लता दीदी जब हमारे बीच में थी तो उन्होंने स्टेज से एक बार एक बात कही थी कि कोई भी कलाकार नहीं है, हम सभी कला प्रेमी हैं। कलाकार तो ईश्वर है जिसने हम सबको घर के भेज दिया। हम कला प्रेमी हैं, हम अपनी कला से प्रेम करें और समाज के अंदर सकारात्मक संदेश फैलाएं। धन्यवाद। मैं निर्मल पंडित एडवोकेट, सबसे पहले आपको कठपुतली दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। और पिछले कुछ वर्षों से जो कलाकारों के साथ जो अन्याय हो रहा है ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि इनके अंदर एक हुनर है और मेरे ख्याल से तो भगवान इनको ये हुनर दे करके पैदा करता है, जन्म देता है। लेकिन आधुनिक युग में जो साधन है उस साधनों की वजह से और सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया तो लगभग ये क्रिया लुप्त होने के कगार पे आ गई है। कलाकारों को बहुत भारी संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके लिए सरकार को चाहिए ठोस उपाय बनाए। स्कूलों और कॉलेजों में भी कई कार्यक्रम ऐसे किया जाए ताकि इनकी जो कला है इसको आप प्रमोट करें, क्योंकि आप ये देखिए कि इनकी आजीविका का साधन था ये, इनके जो बाप दादे करते आए उन्होंने इसको जीवित रखा हुआ है। तो हम सबका एक फर्ज बनता है कि इनकी कला को हाईलाइट किया जाए और ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन दिया जाए और इनके लिए एक विशेष प्लान बना करके, जिससे क्या है कि इनको अपनी कला को और ज्यादा निखारने का मौका मिले, ऐसा प्रयास करना चाहिए। हम इसके लिए इन लोगों को भी अपने संकुचित दायरे से ऊपर आना पड़ेगा और स्वयं आपको ये कहना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि बिना मांगे तो माँ भी रोटी नहीं परोसती है। तो इनको खुल करके बोलना पड़ेगा और सरकार को भी चाहिए, जिला प्रशासन को चाहिए कि इनको ज्यादा से ज्यादा अपने साथ में बिठा करके एक मीटिंग वगैरह इस तरह से करी जाता है कि खुले और खुल करके बोले कि इनकी समस्या क्या है और उस समस्या का समाधान हो। किस प्रकार की कामना करते हैं कलाकार के लिए आप? मैं कलाकार के लिए कामना करता हूं कि आप भगवान का एक ऐसा रूप है, जो आपकी एक हुनर होती है, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन मिले और फिर जो पुराने दिन थे जब आप लोगों का नाम होता था वही दौलत और शोहरत आपको मिले और जो बॉलीवुड वगैरह में हीरो का जो सम्मान होता है उससे भी ज्यादा सम्मान आपको मिलना चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ कोई ग्लैमर की दुनिया नहीं है। यहाँ आप अपनी हुनर से पहचाने जाते हो। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ इनका घर परिवार खुशहाल रहे।
चलो आज यार थोड़ी देर बैठ के अखबार यहीं पढ़ते हैं, मूड फ्रेश करते हैं। भाग दौड़ की जिंदगी से टाउन हॉल में आकर अखबार पढ़ने का मजा ही कुछ और है। कहाँ बैठे हैं, किधर बैठे? आज तो काफी भीड़ भाड़ लग रही है। चलो उधर देखता हूँ। भाई साहब बैठ जाओ। बैठने के लिए अरे हाँ यार, आज तो यार विश्व कठपुतली दिवस है, शायद न्यूज पे आई होगी स्पेशल। अरे वाह यार, विश्व कठपुतली दिवस आज खबर तो आई यार। पढ़ते हैं बेचारे क्या हाल हो रहे हैं, देखिए कठपुतली के। थिएटर वाले वैसे ही परेशान हैं। अरे गोविंद जी नमस्कार। नमस्कार नमस्ते। क्या बात है सर, क्या हाल चाल है? क्या पढ़ रहे हैं? सर आज मैं विश्व कठपुतली दिवस के बारे में अचानक नजर पड़ी और कठपुतली कलाकारों के और कठपुतली क्या हालत है उसके बारे में बड़ा दर्द भरी खबर छपी है सर। क्या लुप्त हो रही है कला? लुप्त की खबर तो ये कह रही है कि साहब बागौर की हवेली में करीब 25 लाख रुपए खर्च करके जो वर्कशॉप करके जो कठपुतलियां रखी गई थी उनको जो है शिल्प ग्राम में पटक दी गई है। किसी के हाथ पैर टूट, देखिए सर, किसी के हाथ पैर टूट रहे हैं, किसी क्या हो रहा है। एक राजस्थान की पुरातन एक कला शैली है कठपुतली। और एक जमाना था साहब देवीलाल सामर साहब के टाइम पे पूरी दुनिया के अंदर कठपुतलियों का डंका सामर साहब ने के मार्फत और बुखारेस्ट में 1965 के अंदर यहाँ पर पूरे दुनिया के अंदर इन्होंने जो डंका बजाया। और अब आज इनकी हालत देखते हुए सर बहुत दुख जी। और गोविंद जी से आपकी जानकारी में मैं भी चूंकि छोटा सा कलाकार हूँ, मैं गौरी को 2007 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड जम्बूरी में लंदन में गौरी खेल के आया हूँ। तो कलाकारों का दर्द छुपा नहीं है सर, और हम जैसे कलाकारों को जो है सर चांस नहीं मिलता है, सरकार हमारा ध्यान नहीं दे रही है। और इन कठपुतली वालों की अगर बात करें तो बेचारे यार कितनी परेशानी होकर गरीबी से हालत से निपट कर भी इस कला का संरक्षण कर रहे बचा रहे हैं। और एक जमाना था जब सरकार इस पे पूरा ध्यान देती थी, और आज सिर्फ सर सिंपली रह गई। खाली कभी कोई छोटा मोटा कोई प्रोग्राम होता है तो भाई लोग शादी में बुलाते हैं या बड़ी होटलों में कभी मौका देते हैं, और वो भी नाम मात्र के पैसा देते हैं। और बड़ी बड़ी संस्थाओं में तो साहब कलाकार अपनी कला बेचता है सर, अंगुली पर नचाता है, लेकिन इसका श्रेय कोई दूसरे ले आते हैं, कोई उनको मौका ही नहीं मिलता है। और धीरे धीरे इस प्रकार से ये परंपरा सर लुप्त हो जाएगी, ऐसा देखने में आ रहा है। कठपुतली के हाथ पैर मुंह सब बंधा हुआ है, क्या कलाकार भी ऐसे किसी का अधीन है कि दूसरे के इशारों पर नाचता है? कलाकार सर आप मुझसे पूरी सच्चाई खुलवा रहे हो। हकीकत में देखा जाए तो सर कलाकार जिस प्रकार कठपुतली होती है उस पर कलाकारों के भी हाथ और पैर बंधे हुए सर। जो हमारे जैसे संस्था होती है उनके जो संयोजक होते हैं, मालिक होते हैं सर, नाम उनका होता है। जैसे कई बड़े बड़े कठपुतली के नाटक होते हैं तो जो उसके राइटर होते हैं वो उसका श्रेय ले जाते हैं, और बेचारे कलाकार तो है वहाँ का भी रहता है। मुझे नहीं आ रहा है कुछ आज तक उदयपुर के अंदर इतने अच्छे अच्छे कलाकार हुए कठपुतली के सर। मेरे ख्याल से शायद ही कि अगर किसी से आप पूछें तो कोई नाम बता पाएगा। बेचारे वो आते हैं और अपने विलुप्त हो जाते हैं। नाट्य कलाकार को एक बच्चे कभी आईएएस तो बने क्या? आपको कभी देखा है? सर नाट्य कलाकार फिर वाली बात है सर, कलाकार हमारे उसकी अपनी कला के लिए जिंदा रहता है। हालांकि ये बात राइट है कि अब जो शिक्षा का दौर आया है, और अगर आप नाटकों की और इसके कलाकार की होते हैं इसमें भी सर हमारे जैसे गौरी की बात है तो वो भी सर हमारे तक ही सीमित हो गई है। आने वाले बच्चे सर इसमें पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रहे हैं। मुझे अभी तक कोई याद तो नहीं आ रहा कि जो कोई बड़ा कलाकार बना हुआ। लेकिन हाँ ये जरूर है कि कला की परख सर अब आजकल मोदी जी ने की। आज हमारे भैरविया कलाकार आपने नाम सुना हो, जानकी लाल जी, आज उनको पद्मश्री का अवार्ड दिया है। और इससे हम लोगों कलाकार को थोड़ी सी एक थोड़ा मिलता है कि साहस मिलता है कि चलो हम लोग कला का संरक्षण करें। हाँ ये जरूर है कि सरकार को इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और हमारे जो कलाकार हैं उनको
उसको ध्यान दिया कर। किनारे जो पॉकेट बजाते हैं, जी। किनारे दुमदुमी बजाते हैं, इन कलाकारों की हालत कैसी है आज? सर हालत सर बहुत गंभीर है, और बेचारे जो सिर्फ कुछ विरले रह गए सर, ज़्यादातर कला जो विलुप्त होती जा रही है। जो पुराने जमाने राजा महाराजा सर इनको सम्मान देते थे, उसके बाद वाली सरकारों ने भी इस पर ध्यान दिया, लेकिन अब जो धीरे धीरे इन कलाकारों का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो कला जो अब इसको बचाना बहुत मुश्किल हो रहा, और आने वाली पीढ़ी सर वो लोग, हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे और बड़े अफसर बने, और कला को सर धीरे धीरे सब ठीक है। अब जो हम लोग पुरानी पीढ़ी है वो जरूर चला रहे हैं, लेकिन अब अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये कलाएं विलुप्त हो जा रही है। बच्चों को सिर्फ अब किताबों में रह जाएगी कि कठपुतलियाँ होती थी। अखबार में अक्सर क्या पढ़ना पसंद करते हो आप? अखबार में तो अब सर क्या, अखबार खोलो सब कुछ अच्छी चीजें होती है, बहुत अच्छी चीजें कम होती है इसमें। आप देख लीजिए सब पूरा विज्ञापन ही छाया हुआ है। अखबार में देखो सर हर तरह का मैटर है, जिस आदमी को जो पसंद है, सब जिन लोगों को अपराध पसंद है वो पेज 3 पढ़ेंगे साहब। आप सर देखिए, अगर अखबार की बात करें तो मैं तो चूंकि कलाकार हूं, तो मेरी तो पूरी निगाह सीधी डायरेक्ट कला पे पड़ती है। और क्या मुझे मिल सकता, खोजी हम लोग हैं, हमसे इनसे ही हमको आइडिया मिलते हैं थिएटर के नाटकों के। तो मैं तो सर वो खबरें पढ़ता हूँ, और कला से रिलेटेड चीज सर पहले देखता हूँ, उसके बाद संपादकीय पढ़ता हूँ, उसके बाद देश भर की न्यूज पढ़ता हूँ। आपने कौन से अभी तक रोल किए हैं आप कलाकार? सर मैंने थिएटर में परफॉर्मेंस ग्रुप का मैं मेंबर रहा हूँ, तो उसमें मैंने चंद्रास नाटक किया जो भारत रंग महोत्सव तक गए। उसके बाद त्रासदी पश्चिम पूर्व की है मैंने, उसके बाद पाथल पिथल प्ले किया है। उसके बाद मुझे सौभाग्य मिला सर, मैं वीरपुरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्काउट टीचर की हैसियत से मैं खुद प्ले लिखता हूँ। मैंने अभी तक 20-25 प्ले लिखे हैं, और ग्रामीण नुक्कड़ नाटक के साथ रंगमंच पे मैंने वहाँ पे प्ले किए हैं, उससे मैंने कई तरह के रोल किए हैं। उसके बाद भगवान की तरह मुझे फिल्मों में मौका मिला है। मैंने धमाल में संजय दत्त के साथ मेरी फाइट सीन है, ये रिश्ता क्या कलर मुझे पंडित की एंट्री मिली हिना खान के साथ। अमित जी के साथ मुझे उदयपुर के कलाकार के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये हमारा सौभाग्य है कि बिग बी अमित जी के साथ मुझे 2007 में उनका गार्ड बनने का मौका मिला। और उसके बाद महाराणा प्रताप बनी प्रदीप सर ने, उससे मुझे आमेर का राजा बनने का मौका मिला है। मुझे 2007 में यूरोप जाने का मौका मिला। कहते हैं कि सपने बड़े देखने चाहिए गोविंद जी। आपको चैनल वाले में कहना चाहूँ सभी दोस्तों को, जो भी आप चैनल देखेंगे, सपने हमको बड़े देखने चाहिए। अगर आपने सपने बड़े देखे और आप दृढ़ संकल्पता से अगर काम करेंगे तो आपको भगवान ईश्वर जरूर साथ देगा। मैं बड़े सपने देखता था। मेरे गरीब मम्मी और पापा दोनों बिलौड़ा में मजदूरी करते थे, तो मेरी माँ से सवाल किया, बेटे मम्मी की अपनी हालत ऐसी की, बोला हम पढ़े लिखे नहीं है। तो मैंने कहा मम्मी क्या होती है पढ़ाई? बोले कि पढ़ने जाना पड़ता है, 16 पास करनी थी। मैंने उसी दिन कसम खाई कि मम्मी अगर मैं जिंदा रहा तो मैं आपको इस दुनिया में ले जाऊंगा और एमए करके दिखाऊंगा। और आप ताजुब करोगे, मैं जब तक एमए की तब तक कभी फेल नहीं हुआ। उसके बाद मैंने भोलेनाथ का रजिस्ट है, मैंने कहा प्रभु फिल्में देखता था, मैंने कहा एक बार मुझे भी स्विट्जरलैंड जाने का मौका मिले। तो मुझे स्विट्जरलैंड जाने का, गौरी के खेल में मैं स्काउट टीचर बना, और स्काउट टीचर बनने के बाद मुझे गौरी के खेल करने लगा। तो उन्हीं के बाद मुझे महाराणा प्रताप बनने का एक बार अवसर मिल गया। और जयपुर रैली में मुझे, फिर कलकत्ता में जब महाराणा प्रताप बना तो हमारे दिल्ली से अधिकारी आए हुए थे। तो उन्होंने जैसे ही महाराणा प्रताप की एक्टिंग देखी तो बोला कि यार देन आई एम सेलेक्ट फॉर लंदन वर्ल्ड जुमरी। और मुझे 20 दिन यूरोप जाने का मौका मिला, और मुझे बोला आपको महाराणा प्रताप बनता है। और मैंने गौरी खेला हूँ वहाँ पे। अगर आप कहें तो मैं एक लाइन बोली, कालू कीर और एक अम्मा माता का हमारा एक बहुत अच्छा इसमें खेल है। जब अम्मा माता का रत्न की जड़ी हार पानी में गिर जाता तो वो कालू कीर को पुकारती है, इन कालून कीरा रे भाई मारा, अरे मारा नवलक हार सागर मान डूबो रे दी तंग 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 बेतंग दे। और कालू कीर कहता है जब उसको पकड़ लेते हैं पुलिस वाले, बिना मारी, अरे मारे पगा पर ये लांबे वीडियो रे दी तंग 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 बेतंग दे। तो आपने ये कला सीखी कहाँ से? सर मैं सीनियर सेकेंडरी वीरपुरा आदिवासी बच्चों के साथ रहा मैं 25 साल। मैं वैसे मूल रूप से सवाल का हूँ लेकिन बच्चों के साथ रहते थे सर, बच्चों के नाटक कराते करते थे। एक दिन बच्चा नहीं आया तो सर लोग बच्चों ने बोला कि सर आप ही बन जाओ, तो मेरा भी अंदर कलाकार जाग गया था। आप सब जानते हो गोविंद जी,
हर आदमी स्कूल में हीरो बनना चाहता है। मैं भी जब 11th पढ़ता था मैं भी हीरो बनना चाहता था। सपने में मैं राजेश खन्ना के साथ चाय पी के आया और स्विट्जरलैंड की हरी मतलब बर्फीली वादी में मैंने सपने देखा। कलाकार को तो दुख होते कलाकारों को सपने देखना चाहिए और सपने देखे तो आप मुझे मौका मिला अमी जी के साथ गार्ड बनाऊं और स्विट्जरलैंड जाने का मौका मिला मेरे को। कश्मीर पूरा हिंदुस्तान घूम लिया इस स्काउटिंग के माध्यम से और आज मेरे ख्याल से मैं भाग्यशाली हूँ। सभी मेरे भाई लोग भी देख रहे हैं और आप गोविंद जी आपका भी धन्यवाद है कि आप इस चैनल पे मुझे आप मौका दे रहे हो। मेरे ख्याल से ये अपने आप में कला को समर्पित बात है। आप भी कला के समर्पित हो और हम जो छोटे कलाकार, हाँ ये बात आए थे, हम धरती के कलाकारों को कोई पूछता नहीं सर। जिसके जेब होता है बड़े बड़े, अगर मैं किसी अफसर का लड़का होता या किसी नेता का लड़का होता तो आज मेरे ख्याल पूरे हिंदुस्तान में मुझे कंधे पे लेकर लोग घूम रहे थे। और मैं मामूली आदमी हूँ, गाँव का ओड़ा का आदमी हूँ, लेकिन मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने कम से कम मुझे मौका दिया। और मैं आपके चैनल से ये कहना चाहता हूँ कि हमेशा बच्चों को सपने बड़े देखना चाहिए और अगर आपका इरादे बुलंद है तो भगवान आपकी मदद के लिए तैयार है। और गौरी के कलाकारों के लिए क्या सर मैं एक और कहना चाह रहा हूँ आपके, गौरी की जो है जिस प्रकार कालबेलिया नृत्य को गुलाबों ने पूरे दुनिया के अंदर फैलाया, यूनेस्को शामिल, और आज हर होटल के अंदर लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो मेरी ये हार्दिक इच्छा है सर, आप अगर पहुंचा सके तो मोदी जी तक बात पहुंचाए और इस गौरी नृत्य को यूनेस्को के अंदर शामिल करें तो हमारे मेवाड़ के हजारों लाखों हमारे जो कलाकार है सर, और जो बील कलाकार है, मीणा कलाकार है, उनको भी सर रोजगार मिले और इसको मौका मिले सर। बहुत बहुत सवालका जी धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी कला दिखाई, हमारे दर्शकों को जरूर पसंद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आभार। और मैं आपसे फिर एक वादा लेना चाहता हूँ कि आप जिस प्रकार हम छोटे से कलाकार को आप मौका दे रहे हो, हमारे हजारों लोग कलाकार फैले हुए सर, उनको आप पहचाने सर, उनको मौका दें। और बहुत धन्यवाद सर। आज विश्व कठपुतली दिवस है। मैं सभी कठपुतली के जो कलाकार हैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, लेकिन साथ में ये चिंता भी व्यक्त करता हूँ कि जो ये कला है वो एक तरह से विलुप्त होती जा रही है। हम लोग जब बच्चे थे तब आए दिन हम लोग कठपुतली के मनोरंजन के हिसाब से एक जो संदेश सामाजिक रूप से देना का जो एक माध्यम था, कठपुतली के जो कलाकार थे जो देते थे, मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी आम जीवन में भी होता था और कड़वी से कड़वे सच्चे को बहुत सरल शब्दों में कठपुतली के जो कलाकार हैं वो देते थे। अब हम लोग देखते हैं उदयपुर में भी पहले आए दिन ऐसे कार्यक्रम होते थे, सामाजिक कार्यक्रमों में होते थे, स्कूलों में भी होते थे, लेकिन अब ये बिल्कुल एक तरह से नहीं विलुप्त होते जा रहा है। मुझे लगता है कि सरकार को इस मामले में थोड़ा गंभीरता लेना चाहिए और कठपुतली के जो कलाकार जो बचे हुए हैं, कैसे कला आगे तक जीवित रहे, कैसे आम जनता को संदेश जो है बहुत अच्छे ढंग से पहुंचा पाए। मुझे लगता है सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोच के जो कठपुतली के जो कलाकार हैं अभी भी उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, उनको कुछ वजीफा देना चाहिए और साथ ही साथ में ऐसी उनको श्रमिक मानकर, कई जैसे अभी श्रमिक कार्ड बना रहे हैं लेकिन उनको श्रमिक नहीं माना है, तो उनके मामले में भी श्रमिक कार्ड बना के या जो कुछ भी ऐसे पैकेज है, जो सुविधाएं है वो उनको दे। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक उनको एक प्रोत्साहन होगा। और मैं वापस पुनः अपील करना चाहूँगा कि जो कठपुतली के जो कलाकार है वो उनको सरकार संरक्षण दे, प्रोत्साहन दे। आज विश्व कठपुतली दिवस पर मैं सभी कठपुतली कलाकारों को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी कठपुतली कलाकार जिस प्रकार से जनता का मनोरंजन कर रहे हैं, अपने कठपुतली कला का प्रदर्शन करते रहेंगे और इस कला को आगे भी संरक्षित रखेंगे और आगे उत्तरोत्तर लोगों को सिखाएंगे। और जिस प्रकार से आजकल कठपुतली कला का महत्व सामाजिक संदेश देने और जो सामाजिक बुराइयां उनको दूर करने में और जागरूकता फैलाने में हो रहा है, वो इस प्रकार से अपना जो सामाजिक जिम्मेदारी है उसका भी जो निर्वहन अब तक करते आए हैं उसी प्रकार आगे भी करते रहेंगे और समाज सेवा में अपना सहयोग निरंतर देते रहेंगे। पुनः मैं उनको कठपुतली दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आप देख रहे हैं उदयपुर के यहाँ प्रसिद्ध फतेह सागर झील की ओर सागर से होते हुए चलेंगे। सभी मित्रों को नमस्कार, सब आप कैसे हैं? सभी अच्छे होंगे, मंगल कामनाएं आप लोगों की करता हूँ। और आज विश्व कठपुतली दिवस है। आप जानते हैं कि कठपुतली खेल के माध्यम से क्या कुछ हम सीखते हैं, क्या कुछ संदेश जो है वो हमें मिलते हैं। छोटी छोटी विधाएं बहुत कुछ सिखाती हैं। तो छोटी छोटी विधाओं पर कठपुतली नृत्य जो है किया जाता है।
उदयपुर का ये फतेह सागर झील है। झील के किनारे आप देख रहे हैं सुबह कई तरह की कलाकृति यहाँ मौजूद है। तो दोस्तों, कठपुतली दिवस पर बस इतना सा कहना चाहूँगा कि क्या हम कठपुतली थे, क्या हम कठपुतली बन गए। कठपुतली वो होता जो अपनी ताकत किसी और को दे देता है, अपना जीवन किसी और को दे देता है, वही कठपुतली। हम मनुष्य हैं और मनुष्य में सामाजिक चेतनाएं होती है, इसीलिए सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य को अपनी अभिव्यक्ति किसी को गिरवे नहीं रखनी चाहिए। स्वयं निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए, स्वयं की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। कठपुतली बने रहना और या कठपुतली बन जाना ये ठीक नहीं, जिसे हम छोटी जुबानी में चापलूसी भी कहते हैं। अपने स्वार्थ के लिए चापलूसी करना ये भी कठपुतली की संज्ञा होती है। हमें ऐसे कठपुतली नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल निडर होकर जीवन ईश्वर ने दिया है, ईश्वर के लिए जीवन को हमें ईश्वर के अनुकूल जीना चाहिए। हमें ऐसा कोई काम करना नहीं चाहिए जिससे हम कठपुतली बन जाएं। हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति हमें प्रलोभन देता है और हम उसके बन जाते हैं, हम उसकी जय जयकार करने लगते हैं, उसका मत जो है वो देता है वही मानते हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमें अपना मत स्वयं चुनना चाहिए, स्वयं अपना रास्ता चुनना चाहिए, स्वयं अपनी मंजिल बनाना चाहिए। उसी को स्वाधीन व्यक्ति कहा गया है, और जो स्वाधीन रहता है वही इस संसार में अच्छे से जी पाता है। उदयपुर का खूबसूरत फतेह सागर झील के किनारे में आपको खूबसूरत सी बातें बताते बताते मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। ये बातें वही बताता है जिसके दिल में दर्द होता है, चेतनाओं का संचार होता है, वही बताता है। हर कोई ये बातों को नहीं बताता है। तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि आप लोगों को कुछ नया दिखाऊं, कुछ नया लोगों से मिलवाऊं, लेकिन आज पूरे दिन गया लेकिन कहीं भी कलाकार मिले नहीं। पता नहीं कहाँ गुमनाम पन्नों की तरह, और जो मिले उनसे भी पूरी बात नहीं कर पाया। उसके लिए कलाकार आज के दिन अपनी बात को जनता के सामने रखे, देश के सामने रखे, सरकारों के सामने रखे, क्योंकि कलाकारों का बहुत बड़ा योगदान है इस देश में। कलाकारों ने इस देश को बहुत कुछ दिया है, इस देश को खड़ा करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए कलाकारों को हमेशा अपने हक और अधिकारों की लड़ाई के लिए चेतना होगा। उदयपुर का ये फतेह सागर के झील के किनारे किनारे मैं आपको ये सोशल स्टोरी सुना रहा हूँ, और इसका उद्देश्य यही है कि आप लोगों के दिलों में संचार की भावना हो, आप ही अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, उनको अधिकारी बनाएं, उनको भी अच्छी तालीम देकर एक जिम्मेदार नागरिक बनाएं। कलाकार के पेट से कलाकार तो होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। शिक्षा से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। बहुत लोग कर भी रहे हैं, बहुत शिक्षा लेकर बहुत उच्च पदों पर भी गए। तो हर कलाकार को ये सोचना चाहिए कि मेरी कला के साथ साथ मैं शिक्षा भी लूँगा, और शिक्षा जरूरी है। कई कलाकार से मैं मिला हूँ, बहुत ही कम पढ़े लिखे हैं, उनको इतना बोलना नहीं आता। जब मंच पे जाते हैं तब पेपर भी सही से पढ़ नहीं पाते, लेकिन उनमें एक स्किल होती है, वो याद कर लेते हैं किसी चीज़ को। तो वो याद करने के बाद वो अच्छे से नाटक का छंदी को अच्छे से कर लेते हैं। तो इतनी सी निवेदन है कि अच्छी तालीम अपने बच्चों को दीजिए, आधी रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए। अपने बच्चों के लिए संघर्ष कीजिए, आने वाला भविष्य उनके लिए खड़ा है। अगर वो पढ़ेंगे लिखेंगे तो वो ज़रूर आगे बढ़ेंगे।
यही प्रेरणा देने के लिए हमेशा मैं ये वीडियोस बनाता रहता हूँ और आप लोगों को समर्पित करता रहता हूँ। हर समाज तब उन्नत बनेगा, तब शिक्षित बनेगा, जब हर व्यक्ति का सर्वांगीण विकास में भागीदारी रहेगी, हर समाज की विकास में भागीदारी रहेगी, तब हमारा समाज सशक्त और उन्नत बन सकता है। जहाँ बुराई पर्याप्त हो, रूढ़िवादी परंपराएं हो, वह समाज कभी भी प्रवृत्ति नहीं कर सकता। जिसमें आलोचनाएं करते हो, एक दूसरे को गिराने का काम करते हो, वह समाज कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। वह हमेशा दर्द और तकलीफ से ही गुजरता है। इसीलिए अगर कुछ कर गुजरने की क्षमता है, कुछ कर दिखाइए। सब समाज को, जो समाज अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए धन्यवाद, जो नहीं कर रहे हैं वो भी करें, दूसरों से प्रेरणा लें, हर समाज से आदान प्रदान करते रहें। आदान प्रदान से ही समाज शिक्षित और उन्नत बनता है, और उन्नत बनता है तो देश के विकास में अपनी भागीदारी निभाता है। हम जितने शिक्षित होंगे, हम अपनी प्रकृति को अच्छे से समझते हैं। पढ़े लिखे व्यक्ति होगा तो शिक्षित होगा, जल को समझेगा, मानवता को समझेगा, परिवार को समझेगा, दुनियादारी को। हालांकि पहले भी समझदार थे, लेकिन जब से शिक्षा प्रणाली लागू की, व्यक्ति में और क्षमतावर्धन हुआ है, और क्षमतावर्धन होता रहना चाहिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लंबे समय से आप मेरा इस वीडियो का आनंद ले रहे हैं। आशा करता हूँ कि आपका प्रेम स्नेह इसी प्रकार बना रहे। ये आशा के साथ आप सभी को पर फिर प्रणाम करता हूँ, और फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उदयपुर, जय मेवाड़। नमस्ते, प्रणाम। आप सभी कैसे हैं दोस्तों? आज विश्व कठपुतली दिवस है, और कठपुतली दिवस के उपलक्ष्य में आज भक्ति, शक्ति और संस्कृति एवं गोविंद लाल उदयपुर चैनल पर आप एक खूबसूरत सी कठपुतली कलाकारों के लिए आज ये स्टोरी समर्पित है। जैसा कि आप जानते हैं कि कालांतर से युगों युगों से कठपुतली के जो कलाकार हैं वो किस प्रकार से अपने इस भारत देश के लिए योगदान देते हैं, और लगातार उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार वह कलाकार बढ़ती जा रहे हैं। मित्रों, मैं इतनी सी बात कहना चाहूँगा कि ये जितने भी कलाकार हैं, जितना मैं समझ पाया हूँ, क्योंकि कलाकार क्लस्टर से मैं काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे काफ़ी इन कलाकारों के बारे में थोड़ा सा ज्ञान भी है, और थोड़ी सी कलाकारों की बातें भी मैंने सुनी हैं। कलाकार इस देश के निर्माण में, सर्वांगीण विकास में बड़ा योगदान देता है। आप देखें कि जितने भी नाटक बनते हैं, सीरियल बनते हैं, जितने भी नाट्य कलाकार लिखे जाते हैं, कलाकार का उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन कलाकार कहीं न कहीं पीड़ित, शोषित और आज भी बना हुआ है। ये वो कलाकार है जो पर्दे के पीछे रहकर और कठपुतली का नृत्य कराने वाले, ये वो कलाकार हैं जो हमेशा गुमनाम दिखते हैं। लोगों को सिर्फ याद रहती है तो सिर्फ वो कठपुतली की झलक याद रहती है, और पर्दे के पीछे वाले जो कलाकार हैं वो हमेशा पर्दे के पीछे ही रह जाते हैं। ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी विडंबना रही है कि कालांतर से कलाकारों को जो स्थान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है। ये कलाकार जिस प्रकार से मेहनत करता है, अपना खून पसीना सींचता है, तैयार होता है, लेकिन उसका सम्मान कोई और ले जाता है। कलाकार क्लस्टर को ये सोचना होगा, कलाकार को ये सोचना होगा कि मुझे अगर सम्मान तक पहुंचना है तो मुझे ऐसी मेहनत करनी होगी, और इस परिवेश को पार करते हुए स्वयं को तैयार होना पड़ेगा। स्वयं के बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करना होगा। स्वयं की पीढ़ी को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, भेदभाव न करते हुए बच्चों को शिक्षित करके ऊर्जावान बना के उनको आगे बढ़ाना होगा। कला एक ऐसी विरासत है जो हमारे भारत की संस्कृति में सबसे बड़ी विधा है। कलाकारों ने ही इस देश और दुनिया को दिखा दिया है कि कलाएं जीवित रहती है, संस्कृति जीवित रहती है। मेवाड़ के इतिहास में गौरी नृत्य सबसे बड़ा है, जो कालांतर से युगों युगों से हम देखते आ रहे हैं, चला आ रहा है, और लगातार आज भी ये दर्शकों का
एक बहुत बड़ा मनोरंजन का केंद्र बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर कला देखें तो हम बेरूपिया देखते हैं, हम रावण और का प्रसंग देखते हैं, हम नवरात्रि के दौरान जिस प्रकार से महाभारत में जो किरदार वाला जो हम देखते हैं, और छोटे बड़े अन्य बहुत सारे प्रसंग हम देखते हैं। प्रसंग बहुत सुंदर बात कहते हैं। प्रसंगों के माध्यम से हम छोटी सी बातों को बहुत सहजता से समझ गए। छोटी छोटी लघु कथाओं के माध्यम से ही नाट्य कार्यक्रम का रचनाएं जो होती है। मित्रों, अभी फाग उत्सव भी चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति नाट्य कार्यक्रम भी पूरे देश में आयोजित हो रहे हैं। फागु उत्सव को जिंदा अगर किसी ने रखा है तो कलाकार रखते हैं, और कलाकारों के माध्यम से ही समाज में जागृति आती है। समाज की माताएं बहनें वो भी उस कार्यक्रम को करती है और उस कार्यक्रम को और निरंतर और प्रगतिवान बनाते हैं। कहीं न कहीं कलाकारों का इसमें बहुत बड़ा सर्जन होता है। कलाकार अपना खून पसीना सींचता है, तब जाकर ये सारी जो बातें हैं ये हमारे मानव समाज में समर्पित होती है। कालांतर से कलाकारों ने उस ज़माने से, जब राजा मोहन राय जैसे महापुरुष हमारे देश में जन्मे, जिन्होंने नारी जाति के लिए आवाज़ उठाई, उस समय आप देखें कि क्या परिस्थितियाँ रही होगी, कितना आलोचना उन्होंने झेला होगा। चाहे राजा मोहन राय की बात करें, चाहे हम सावित्रीबाई फुले की बात करें, चाहे ज्योतिबा फुले की बात करें, चाहे हम बाबा अम्बेडकर की बात करें, चाहे शहीद भगत सिंह की बात करें, राजगुरु की बात करें, उन शहीदों की बात करें जिन्होंने कितना हमारे भारत देश के लिए योगदान दिया है। मित्रों, वो सभी हमारे देश के लिए आदरणीय हैं, जिन्होंने देश के प्रत्येक रूप में किसी न किसी प्रकार से उन्होंने इस देश के हित के लिए काम किया है। किसी ने शिक्षा में काम किया, किसी ने देश आज़ादी में काम किया, किसी ने मानव जागृति के लिए काम किया, किसी ने भक्ति जागृति के लिए काम किया। और उनको कैसे भूल सकते हैं स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने इस मानव जाति को सत्य बताने की कोशिश की। 16 संस्कारों के माध्यम से आज हम जिस प्रकार से दैनिक जीवन जीते हैं, बच्चों का नामकरण, बच्चों का जन्म, नामकरण, बच्चों को पहला आहार, भोजन, कान बीनना, हम हर एक विधा को, 16 संस्कारों को बड़े ध्यान से मंथन किया है। उदयपुर नवलखा महल में ये सारी चीज़ें मौजूद है, और लोग सीखने के लिए दुनिया भर से यहाँ आते हैं, सीखते हैं और अपने जीवन में बदलाव करते हैं। ये एक सृजन है जो मानव जाति के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि आज के इस दिन में हम कलाकारों की बात करें। कलाकार अपना तन मन धन सब अर्पण करता है, पर ये कलाकार कठपुतली जो है कलाकार है, और बहुत ही सुंदर हम जब कहानी पढ़ते हैं कि कठपुतली बनाने की साजिश, जिन्होंने ये लिखी है, कठपुतली बनाने की साजिश रची जाती है। हाँ, हम कठपुतली नहीं थे, हमें कठपुतली बनाया गया है। हमारी डोर किसी और के हाथ में है, हमें कोई और चला रहा है, हम किसी और के पराधीन हो गए हैं, हम निर्णय लेने में असक्षम हैं, हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। मतलब देखिए, जो व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति को किसी के रख देता है गिरवे के, बस वो सोच लेता है कि बस मैं तो इसका गुलाम हूँ, मैं अपने इन लोगों का अब आदेश का पालन करूँगा। वो लोग पता ही नहीं, और वो बातों बातों में गुलाम बन जाते हैं या गुलाम बना दिए जाते हैं। कठपुतलियाँ, जब प्रसंग हम पढ़ते हैं, कठपुतलियाँ के माध्यम से जब बाल विवाह का जो नृत्य प्रस्तुत होता है वो बड़ा ही मार्मिक और मनोरंजन होता है। कठपुतलियाँ छोटी सी बातों में बाल विवाह के प्रति जागरूकता, सामाजिक व्यवस्थाओं के प्रति जागरूकता, खास करके नशा निषेध, नशा जैसी प्रवृत्ति, मानव जाति को अगर बचाना है तो नशे से दूर रहना ही सबसे अच्छी विधा है। नशे के प्रति जागरूकता के लिए सरकारें भी प्रयास करती है, सामाजिक संगठन प्रयास करते हैं, और जितने भी सामाजिक सौकार है, बुद्धिजन है, वो भी प्रचार करते हैं। नशा व्यक्ति के जीवन में नाश करता है, और कठपुतली नृत्यों के माध्यम से हम जगह जगह नुक्कड़ नाटक देखते हैं, उनमें भी कई सारी विधाएं जो हैं हमको दिखाई जाती है। आज प्रश्न ये हो गया है कि हम अपनी संस्कृति को लुप्त होती उसको कैसे बचाएं, हम अपनी संस्कृति को कैसे संवारें, हम अपने आदर्शवान जो विचारधारा है उसको कैसे बदलें। हम देख रहे हैं कि हमारे देश में बदलाव हो रहा है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
सत्ता संभाली है उसके बाद से देश में एक नई क्रांति, एक नया उदय हुआ है। लोग भक्ति को लेकर एक नई सोच बढ़ी है, लोगों में सहानुभूति बड़ी है, लोगों में एक विश्वास बढ़ा है और ये होना भी चाहिए। ये हिंदुस्तान के लिए, हमारे भारत देश के लिए ज़रूरी है। लेकिन कहीं न कहीं हमें उस पल को भी झाँक कर देखना पड़ेगा जहाँ हमारे धर्म को या हमारे संस्कृति को कोई ठेस पहुँची है, वहाँ पे भी हमें खड़े रहकर इसका विरोध करना पड़ेगा और हमें हमारी संस्कृति को बचाना होगा। तो ये सारी बातें हमें छोटी छोटी लघु कथा से और कठपुतली के माध्यम से हमें ये सारी विधाएं सीखने को मिलती है। और वो कलाकार जो इस देश को जगाता है, जो इस मानव जाति को जगाता है, उस कलाकार की कहीं जगह नहीं है। उस कलाकार के बच्चे कैसे हैं, उसकी परिवार की स्थिति क्या है, वो रहता कहाँ है, उसकी क्या सोच है, ये सारी बातें कोई नहीं जानता। जब हम कलाकार संगठन के साथ काम किया तो मित्रों बड़ा ही दर्द हुआ, बता नहीं सकते। कलाकार झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, कुछ कलाकार ऐसे हैं जो अपने आप को स्वयं संबल बनाया है और रूढ़ी प्रथाओं से जो दूर हुए हैं वो कहीं ना कहीं संबल बने हैं। लेकिन मैं उन कलाकारों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप शिक्षित बने हैं, आप सोचना सीखे हैं, आप चलना सीखे हैं, आप कला को समझने लगे हैं। आप उन लोगों को भी सोचिए जो कहीं ना कहीं छोटी बड़ी जगह पे अपनी प्रस्तुतियाँ देते हैं, रोड पे नुक्कड़ नाटक में प्रस्तुत देते हैं। उन लोगों का भी भला करने के लिए आप आगे आइए, उनके लिए भी आप आवाज़ उठाइए। उन लोग के अधिकारों को कैसे मिले, क्योंकि कलाकार का सरकार ने अभी तक कोई बड़ी योजनाएं नहीं बनाई है। जैसे सभी के लिए योजनाएं बनती है, वैसे कलाकारों के लिए भी अलग से फंड होना चाहिए और उस कलाकारों को, उनके बच्चों के लिए छात्रवृत्तियाँ होनी चाहिए। उन कलाकार के बच्चों के लिए RS की पढ़ाई, IPS की पढ़ाई। मुझे लगता है कि जितना हम ज़्यादा हम कलाकारों के बारे में सोचेंगे तो कला और निरंतर प्रगति पे होगी और ज़्यादा होगी। मेरा हमेशा भारतीय लोक कला मंडल में आदरणीय लाइक हुसैन साहब के साथ सानिध्य में बहुत काम करने का मौका मिलता है, बहुत वीडियो शूटिंग का भी मौका मिलता है। मैं देखता हूँ कलाकार सिर्फ तालियों का भूखा होता है। कलाकार को ऐसा लगता है कि सब दर्शकों ने मेरी खूब तालियां बजाई, उससे मुझे अच्छा लगा, उसके बड़े भाव जो है वो पसंद हो जाते हैं। लेकिन जब कलाकार किस स्थिति में है, उसकी घर की परिस्थिति क्या है, क्या उसने भोजन किया, क्या उसकी पत्नी कोई बीमार तो नहीं है, क्या उसके बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं। कलाकार माता हो, बहन हो, भाई हो, कोई भी हो, कलाकार कलाकार होता है। कलाकार के हमें जीवन का भी हमें ध्यान रखना होगा, तब जाके हम एक राष्ट्र की उन्नति में, राष्ट्र की प्रगति में हम बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। इसी उद्देश्य के साथ सभी कलाकारों को, आप सभी कलाकारों को ढेरों सारी बधाई और शुभकामनाएं। मैं पूरे विश्व को आह्वान करता हूं कि पूरे विश्व में जितने भी कलाकार हैं, किसी भी क्षेत्र में कलाकार हो, चाहे वो फिल्म जगत में हो, चाहे नुक्कड़ नाटक में हो, चाहे नाट्यक्रम में हो, जितने भी कलाकार हैं उन कलाकारों को उनके हक और अधिकार मिलने चाहिए। और हक और अधिकार बनाने के लिए कलाकार क्लस्टर स्वयं पैरवी करे, सरकार के पास जाए, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों के पास जाए और अपनी जो मांग पत्र है वो दे। और सरकार इस पर गहराई से मंथन करे, विचार करे कि आने वाला कलाकार का उज्जवल भविष्य कैसे बने, इनको अलग सोसाइटी कैसे उपलब्ध कराई जा सके, इनके बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कैसे उपलब्ध हो, इनके बच्चों को विशेष तालीम कैसे हो, कलाकार कस्टरों के लिए अलग से प्रशिक्षण कैसे हो, कलाकार कैसे तैयार हो और देश और दुनिया में छाप छोड़ने के लिए हमारे ये कलाकार, आने वाला जो भविष्य है, ये दुनिया में जाकर जब अपना नाम कमाएगा तो कहीं ना कहीं भारत का नाम भी रोशन होगा। और लोग इस छोटी छोटी विधाएं जो लुप्त हो रही है उसको लुप्त होते से हम लोग बचा सकते हैं। ये हमारी राष्ट्र की धरोहर है, हमारे विश्व की धरोहर है। कलाकार अपनी कला का और ज़्यादा इस आधुनिक युग में और ज़्यादा आधुनिकीकरण करे, ऐसे ऐसे संसाधन लगाए जिससे लोगों तक सीधी बात पहुंच सके। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप सभी कलाकार क्लस्टर भाइयों को प्रेम भरा आपको प्रणाम करता हूं। और इस विश्व कठपुतली दिवस पर मैं आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं देता हूं और मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप खूब प्रगति करें, खूब मंगल आनंद से जीवन जिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए
आप लोगों से निवेदन करता हूं कि राष्ट्र की उन्नति के लिए आप लोग जरूर 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 अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं, खूब लिखाएं और कला जो आप में अंदर है वो कला उन बच्चों को दीजिए। आने वाले समय में आपके बच्चे वो कर दिखाएंगे जो आपने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। आप 2 कदम चले हैं, वो 91 कदम चलकर इस भारत का नाम, इस समाज का नाम और इस कलाकृति का नाम और इस कला का नाम रोशन करेंगे और हमारी संस्कृति और विरासत को बचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। इसी उद्देश्य के साथ इस जनहित वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको दूसरों कलाकारों तक भेजें ताकि कला में एक नई उन्नति और नई चेतना, नया सृजन हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी मित्रों को हैप्पी होली। आने वाला होली का पर्व आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, होली का पर्व हमारे हिंदू संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व है। आप तो जानते हैं कि हिंदू संस्कृति आज नहीं सही हजारों साल पुरानी हमारी संस्कृति है और इस संस्कृति की रक्षा और सुरक्षा करना हमारा दायित्व है। दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोग पारंपरिक होली खेलते हैं, जिस प्रकार से हमारी पारंपरिक ये होली होती है, आप तो जानते ही हैं कि होली का महत्व कितना तगड़ा है। होली हमारे लिए क्या है। होली जब आती है तो हम रात को जब होली जलाते हैं उस समय आप देखें कि बड़ी संख्या में ढूंढोत्सव जो है वो होता है और आप देखें कि किस प्रकार से माता बहनें उस नवजात शिशु को लेकर बिल्कुल 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना और 1 साल के भीतर भीतर वाले बच्चों को बुरखे होली के चक्कर कटाए जाते हैं और होली के परिक्रमा लगाकर उसको बुराई से बुरी नजरों से है जो है बचाया जाता है। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि होली का प्रसंग उस काल से है जब हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र भक्त प्रहलाद को मारने की चेष्टा की थी। होलिका को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि तू मेरे पुत्र को जलाकर भस्म कर दे। होलिका को प्रभु का ये वरदान था कि होलिका सब कुछ जला देगी लेकिन होलिका कभी नहीं जलेगी। और होलिका को भी ये अभिमान था कि मैं सबको जला सकती हूँ लेकिन मैं अजर और अमर हूँ। लेकिन प्रभु भक्ति और प्रभु का आप देखें चमत्कार देखिए कि भक्त प्रहलाद को जैसे होलिका ने अपने आंचल में बिठाया और भक्त प्रहलाद बिल्कुल राजी खुशी हंसते हंसते बिल्कुल बैठ गया था। और भक्त प्रहलाद और होली जब जलने लगी तो होलिका जलने लगी तो बड़ी खुश हो रही थी। होलिका आप देखो कितनी प्रसन्न जो है हो रही थी और आप देखें कि होलिका जलने लगती है, इतनी जलने लगती है कि आप देखो कि होली जो है होलिका पूरी जल जाती है और वो चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है, बचाओ बचाओ बचाओ। प्रभु का स्मरण जो है वो करने लगती है। मित्रों, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, भक्त प्रहलाद की जीत हुई, सनातन धर्म की जीत हुई और जिस प्रकार से राक्षस कुल में भी भक्त प्रहलाद ने जन्म लेकर प्रभु की आराधना की है, इस सनातन की आराधना की है और माँ के गर्भ से ही उनको प्रभु की शिक्षा मिली क्योंकि उनकी माता जी जो थी प्रभु को, हरि विष्णु जी को याद करते रहते, भगवान कृष्ण को सुमनती थी, इसीलिए वो सारे के सारे गुण उसमें मौजूद थे, भक्त प्रहलाद में मौजूद थे। इसीलिए कहते हैं बुराई पर अच्छाई की जीत। आज जब होली खत्म होगी तो उसकी रात जो थी उसको लेकर लोगों ने वहाँ खूब खुशियाँ मनाई, खूब एक दूसरे की गुलाल लगाई, मुंह के गुलाल की तरह लगाई। लेकिन वो काल तो बीत गया। लेकिन आज होली कुछ और तरीके की हो गई। पहले होली सिर्फ किस तरीके से खेली जाती थी, लेकिन आज होली बिल्कुल ही एक प्रवृत्ति जहाँ एक अच्छाई भी हो रही, जहाँ सभ्य परिवारों में होली इतनी बढ़िया खेली जाती है, फूलों के साथ खेली जाती है और एक दूसरे को गुलाल लगा के होली जो है वो खेली जाती है। लेकिन हम देखें कि होली आजकल जो है किस प्रकार से वेस्टर्न कंट्री होती जा रही है। होली कीचड़ के साथ खेली जाती है। होली खेलना, शराब पीना, हुड़दंग करना, ये कोई होली होता है? ये तो उन राक्षसों का त्यौहार है, हमारा थोड़ी। हमारी संस्कृति में ऐसा त्यौहार नहीं है। हमारी संस्कृति में होली बुराई पर अच्छाई की जीत है। भक्त प्रहलाद ने जिस प्रकार के प्रभु को स्मरण किया था, प्रभु ने जिस प्रकार से उनको दर्शन दिए, प्रभु ने जिस प्रकार से उनके पिता हिरण्यकश्यप का वध किया, तो आप ये देख सकते हैं कि प्रभु ने इतना हमको कुछ दिया है। प्रभु ने हमको जन्म दिया है और हमको कुछ न कुछ मानव जाति के हित के लिए और मानव जाति की रक्षा करने के लिए जन्म दिया है। लेकिन आज कुछ लोग मानव जाति को बिल्कुल शर्मसार करने में लगे हुए हैं।
न जाने ऐसी क्या राक्षसी प्रवृत्ति आ गई, जहाँ भी देखो हत्याएं, लूट, डकैती, पता नहीं क्या क्या फायरिंग, पता नहीं क्या क्या जो है करने लगे हैं। बड़ा दर्द होता है, दिल में बहुत दुख होता है जब ऐसा सोचते हैं, जैसा सुनते हैं अखबारों में, बड़ा दर्द होता है। क्या ये मेरा वही भारत है जहाँ जहाँ विक्रमादित्य जैसे महान प्रतापी, जो आज से हजारों साल पहले जिन्होंने कालभोज सेना बनाकर इस पूरी पृथ्वी पर अखंड शासन था। हिंदू धर्म हजारों वर्ष पुराना है, लेकिन आज वैश्विक कंट्री हमारे धर्म को खंडित कर रही है। जब हम सुनते हैं कि हमारे धर्म का किस मंदिरों में इस प्रकार से कोई भी गाना या चलता है तो बड़ा दर्द होता है। एक चीज़ और जाननी थी कि कोई भी गाना बने हमारे देश में, चाहे वो मारवाड़ी में बने, राजस्थानी बने, हिंदी में बने, लेकिन किसी भी जाति विशेषक के लिए या जाति सूचक गाना नहीं होना चाहिए। इस बात का हर सनातनी को ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो सनातनी है, जो वास्तव में हिंदू परिवार है, वो तो ऐसा काम नहीं करते हैं, और कहीं गलती से भी कोई इस प्रकार की घटनाएं या गलत विचारधारा है तो उनको बदलने की आवश्यकता है। होली हमारी संस्कृति है, होली के दिन हम खुशियाँ बांटते हैं, होली के दिन हम एक दूसरे को भाईचारा अपनाते हैं, 100 गुना भी हम होली के दिन माफ़ करते हैं। होली हमारी संस्कृति है, होली हमारी पहचान है, और होली से ही हम पहचाने जाते हैं। हिंदू त्यौहार में सिर्फ होली नहीं, या दिवाली या खेकरा या हर एक त्यौहार अपने बनाए गए हैं। आप देखिए होली के दिन जब होली जल जाती है, दूसरे दिन हम जब गुलाल खेलते हैं तो पूरा दिन हमारा दिनचर्या में रहता है। फिर गोवर्धन पूजा भी की जाती है, यानी यहाँ गौ माता जो है अपने पशुधन है, उनके लिए भी होली जो है उनके लिए भी हम पूरा पूजा पाठ करते हैं। फिर तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन हम देखते शीतला सातम के दिन हम अपने कष्टों में जो होते शरीरों के कष्ट के लिए माता रानी की प्रार्थना करते हैं, ताकि हमारे शरीर पर माता रानी अपना प्रकोप ना दिखाए। कितना सुंदर त्यौहार है हमारा, कितना अच्छा त्यौहार है, लेकिन आज हमारे त्यौहार को हम ही कहीं न कहीं जो है करते जा रहे हैं, बिगाड़ते जा रहे हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से होली गलत तरीके से हम खेलते हैं, क्योंकि हमारी कल्चर परंपरा में झीलों को बचाने का काम है। सामने झील में दिखाना चाहूँगा, फतेह सागर झील है, उसके पास में लेक पिछोला झील है, मेरे पीछे जस्ट में है बड़ी की झील है, आप उधर देखेंगे तो नादेश्वर जी की झील है, उसके पीछे हम देखेंगे तो बड़ी बड़ी झीलें और है, उस तरफ हम जाएंगे तो उदय सागर झील है। यानी ये झीलों की नगरी है, और राजा महाराजाओं ने झीलों की नगरी इसलिए इसको बनाया ताकि यहाँ पर पानी भरा रह सके, और झीलें बनाई हैं, प्राचीन झीलें हैं हमारी। आज हम इतने खुदगर्ज हो गए कि देखते ही देखते इस 50 सालों में हमने इन झीलों के अंदर ऐसे ऐसे रासायन पैदा डाल दिए हैं कि आज जीव जंतु मछलियां तक इसमें दुखी है। हम पानी पी नहीं सकते, इसका जहरीला हो चुका है। प्रकृति को बचाने का हमारा संकल्प होना चाहिए। हम पेड़ काटते जा रहे हैं। हम अगर इसी प्रकार से हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे तो हम कैसे जिंदा रहेंगे? हमारा वर्चस्व क्या होगा? हमारी जीवन शैली क्या होगी? अभी हम राजीव गांधी पार्क में खड़े हैं, देखिए इतना सुंदर सा वातावरण है, चारों तरफ आपको हरियाली हरियाली दिखेगी। इतनी सुंदर फोटो भी लेते थे, इतना सुंदर जो है हरियाली है, और हरियाली के अंदर आप देखो कितना गजब का आहा ठंडक हो जाती है। होली के 3 दिन रहे हैं, और फिर हम लोग एक दूसरे को केमिकल वाला गुलाल लगाएंगे, फिर हम एक दूसरे को नाली छिड़केंगे, नालियों का गंदा कीचड़ छिड़केंगे, उससे हमारी त्वचा कितनी खराब होगी, हम बीमार हो जाएंगे, हम मर सकते हैं केमिकल से। हमारा प्रदूषण से झीलें खराब हो रही है, हमारे आसपास का माहौल खराब होगा। तो हमें विचार करना है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो हमें एक तरफ तो देखिए इतने बड़े बड़े उद्यान लगाकर, ये थोर का पेड़ है, आप जानते हैं कि इसमें चारों तरफ कांटे हैं। इस पेड़ की मान्यता क्या है? लोग जानते भी नहीं इस पेड़ के बारे में कि ये पेड़ क्या है। ये पेड़ हमारे जो खेती होती थी उस खेती के चारों तरफ लगाई जाती थी, कि उस समय तो सीमेंट तो था नहीं, पत्थर इतने थे नहीं, बाउंड्री वाल थी। ये बाउंड्री वाल का काम करते थे। हमारे खुद के खेतों में भी उस ज़माने में थे, और हम ये थोर को हम लगाते थे। ये थोर जलने के बाद
पेट्रोल की तरह जलते, छड़ाछड़ सूखने के बाद इतने ज़बरदस्त होते। तो ये हमारी प्रकृति का हिस्सा है। तो हम मान सकते हैं कि अब धीरे धीरे जो हम प्रगति कर रहे हैं, धीरे धीरे जो उन्नति कर रहे हैं, ऐसे ऐसे पेड़ है देखिए यहाँ पे, जिनका नाम हम नहीं जानते। ये देखिए कितना सुंदर पेड़ है, ये देखिए, पता नहीं कौन सा पेड़। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम गोविंद लाल ओढ़ है और मैं उदयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरा अपना यूट्यूब चैनल है भक्ति शक्ति संस्कृति, और दूसरा चैनल है गोविंद लाल उदयपुर। दोस्तों मेरा काम है धार्मिक, सामाजिक, साहित्यिक, खेल और जितने भी सामाजिक विषय हैं उन सभी पर मेरा काम है। और मैं लगातार जन जागृति के लिए और समाज के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रहा हूँ। समाज के साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि हमारी प्रकृति कैसे संरक्षण रहेगी, हमारी प्रकृति को हम कैसे बचा सकते हैं। इतनी सुंदर हमारी प्रकृति है और प्रकृति को हम लोग धीरे धीरे नष्ट करते जा रहे हैं। पेड़ कटते जा रहे हैं और बिल्डिंगें बनती जा रही है, खेत नष्ट होते जा रहे हैं। ऐसा ही अगर चलता रहा और हम इस तीव्र गति से बढ़ते रहे, तीव्र जनसंख्या बढ़ाते रहे, तो मुझे लगता है कि हमारे देश में संकट काल फिर गुजरेगा। रोटी शहरों में नहीं मिलती दोस्तों, रोटी खेतों से मिलती है। किसान देवता और किसान अन्न देवता जब अन्न उगाते हैं तब हमें रोटी मिलती है। शहरों में मशीनों से रोटी नहीं बनती। इसीलिए उस अन्न देवता को भी हमें ध्यान में रखते हुए और हमारी इस संस्कृति को ध्यान में रखते हुए हमें हर प्रकार से जागृति करने की आवश्यकता है। मैं बहुत दर्द में हो उठता हूँ जब किसी पेड़ की निर्मम हत्या की जाती है। बिल्कुल सही कह रहे दोस्तों, पेड़ों को काटा जाता है और अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, वाहवाही के लिए इस प्रकार से जो कृत्य किए जाते हैं वो सरासर गलत है। मैं उसका बहुत कड़ा विरोध करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता, बहुत खराब लगता है जब बड़े बड़े पेड़ों को काटा जाता है और उन पेड़ों को मृत्यु दंड दे दिया जाता है। पेड़ कितने सुंदर प्रदान कर रहे हैं, मुझे क्या पूरी दुनिया को प्रदान कर रहे हैं, पूरी सृष्टि को प्रदान। ये पेड़ पौधे ही हैं जो बरसात लाते हैं, देवता को बुलाते हैं। ये पेड़ पौधे ही हैं जिनसे हम अपने जीवन का विकास करते हैं। ये पेड़ पौधे ही हैं जिन्होंने हमारे जीवन को सुरक्षित कर रखा है मित्रों, वरना हमारा जीवन बहुत खतरे में होगा। प्रकृति को बचाने के लिए हमें हर एक प्रयास करना, हमें मकान भी बनाना है, हमें अपनी खुशियों को भी ध्यान में रखना है, लेकिन हमें प्रकृति को संरक्षण करना होगा। मैं उदाहरण देना चाहूँगा, पिपलांतरी ग्राम पंचायत में सरपंच साहब का धन्यवाद देना चाहूँगा पूर्व में, जिन्होंने इतना सुंदर काम किया है। श्याम सुंदर जी पालीवाल, जिन्होंने अपनी पंचायत में लड़की के जन्म पर 101 पेड़ लगाते हैं। ऐतिहासिक कार्य करते हैं ना। ऐसा ऐतिहासिक कार्य अगर हर ग्राम पंचायत में होगा तो मुझे लग रहा है कि हम हरा भरा देश बना सकते हैं, हरा भरा वातावरण बना सकते हैं। फोटो लेते तो हम ये देखें कि हम अपने देश को क्या दे सकते हैं, हम अपने समाज को क्या दे सकते हैं। जब हमारा प्राकृतिक सुधार होगा तब हमारे संसाधनों का सही उपयोग होगा, हम बिगाड़ेंगे नहीं, तो हम भी ये गर्व से कहेंगे कि हमने भी इस देश के लिए कुछ किया है। दोस्तों किसी कचरे को उठाकर डस्टबिन में डाल देना वो भी राष्ट्रभक्ति है। मैं उसको राष्ट्रभक्ति मानता हूँ। तो इसलिए मानता हूँ क्योंकि मैं अपने देश का कचरा भी संरक्षण करने में सहयोग कर रहा हूँ। लेकिन हमारे कई लोग ऐसे जो कचरा फैलाने में लगे हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान। ये स्वच्छ भारत अभियान तब साकार होगा जब हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े रहेंगे और छोटा से छोटा कचरा उठाकर अगर हमने राष्ट्र हित के अंदर किसी डस्टबिन में डाल दिया, सुरक्षित जगह डाल दिया, तो हमारे पृथ्वी का वातावरण बिगड़ेगा नहीं। ये सारी चीज़ें हमें सोचनी है, विचारनी है और इस प्रकृति को और जल को बचाने के लिए हम सबको खड़ा रहना है, हम सबको अग्रणी रहना है। यही कहना मैं चाहता हूँ। इतना सुंदर वातावरण देखा तो रह नहीं गया और मैंने वीडियो बनाना उचित समझा, आप लोगों को दिखाना उचित समझा, इसीलिए दिखा रहा हूँ कि देखिए प्रकृति का मंदा देखिए कितना खूबसूरत सा दृश्य है, कितना खूबसूरत, बाप रे बाप। मैं शायद तीसरी या चौथी बार यहाँ पर आया हूँ
और इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है। वास्तव में हमारा नगर बहुत खूबसूरत है और खूबसूरत है हमारे यहाँ के लोग, जो हमेशा प्रकृति को बचाने के लिए हमेशा उपाय करते रहते हैं। धन्य है यहाँ के झील प्रेमी, यहाँ का प्रशासन, नगर निगम, यूआईटी, यहाँ का फॉरेस्टर डिपार्टमेंट। हर काम अगर जिम्मेदारी से किया जाए तो मित्रों हमारी उदयपुर नंबर 1 होगा। हमारे उदयपुर शहर मेवाड़ में कहेंगे लोग, नहीं, राजस्थान के नाम से लोग कहते हैं सूखा होगा, लेकिन हमारा उदयपुर झीलों की नगरी, ग्रीन सिटी, उदयपुर, मेवाड़, न जाने कितने ही नामों से जाना जाता है। ये हम गर्व से कहते हैं कि हम उदयपुर मेवाड़ के रहने वाले हैं। जय महाराणा प्रताप की जय, जय श्री राम।